शुभ संध्या। स्वतंत्र थिएटर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 6। आज की कहानी है गुलजार की लिखी हुई तकसीम। इस नाट्य रूपांतरण प्रस्तुति के निर्देशक है अभिजीत चौधरी और निर्माता है श्री युवराज शाह। तो आइए लुत्फ उठाते हैं इस शानदार डिजिटल थिएटर प्रोडक्शन का। कहानी है तकसीम। अब मैं आर्यन से दरख्वास्त करूंगी कि वो आज की कहानी का इंट्रोडक्शन दे और कहानी शुरू करे। तकसीम ने इस देश को ही नहीं बल्कि उन लाखों परिवारों को भी तकसीम कर दिया। तो प्रस्तुत है तकसीम। ओ ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। साहब जी, ओ साहब जी, आपकी चिट्ठी आई है, पर पता अमृतसर का लिखा हुआ है। अमृतसर से? अमृतसर से मुझे किसने चिट्ठी भेजी होगी? लाओ इधर देखो जरा, किसकी चिट्ठी होगी ये? इकबाल! अरे ये तो इकबाल की चिट्ठी है। प्रिय गुलजार, कैसे हो मेरे भाई? तुम सोच रहे होंगे कि मैंने ये खत तुम्हें इतने सालों बाद क्यों भेजा। मैं जानता हूँ इस बात को अब 7-8 साल हो चुके हैं और हमारा कोई हक नहीं बनता तुम्हें ये खत भेजने का। पर गुलजार, कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं और तुम हमारा वो रिश्ता हो जो भुलाए नहीं भूलता। हम तुम्हें अभी भी याद करते हैं। कितना खुश हो गए थे हम ये सुनकर कि तुम हमें मिलने आ रहे हो। दारजी और माँ के चेहरे पर इतने सालों बाद मुस्कान देख रहा था। एक खुशी की लहर छा गई थी। पर उस दिन जब तुमने अपने परिवार की सारी तफसील दी तो हमें लगा हमारा संपूर्ण हमसे फिर से खो गया। अपने बेटे को पाने की दारजी की और माँ की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हमें हमारा संपूर्ण तो नहीं मिला, पर हमें तुम मिले गुलजार। हमें माफ कर दो मेरे भाई, हमारी वजह से जो कुछ तकलीफ तुम्हें हुई हो उसके लिए। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए खत भेजा कि दारजी अब परलोक परलोक सिधार गए। दारजी, माँ ने कहा कि तुम्हें एक खत भेजे और भोग का कार्ड भी। माँ तुम्हें बहुत याद करती है गुलजार। आखिरी बार आ जाओ अमृतसर माँ से मिलने, फिर हम तुम्हें कभी नहीं कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हम जल्दी ही मिलेंगे। तुम्हारा भाई इकबाल सिंह। दारजी। क्या हुआ? क्या हुआ? इकबाल की चिट्ठी आई है अमृतसर से। राखी, हरभजन सिंह जी अब नहीं रहे। वो मेरे बहुत करीब थे। तुम जाके मिल क्यों नहीं आते उनसे एक बार? हाँ, इकबाल कह रहा था माँ मुझे बहुत याद कर रही है, मैं उनसे मिल आता हूँ। गुलजार, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, पर क्या हुआ था उस दिन और क्यों ये तुम्हें अपना बेटा मानते हैं? इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो मैंने तुम्हें आज तक पूरी तरह नहीं बताई। यह 1984 की बात है। एक दिन मैं यहाँ कुर्सी पर बैठे अपने नए फिल्म के बारे में सोच रहा था।
तो मैंने देखा मेरे टेबल पर एक चिट्ठी रखी है। देखा तो पता अमृतसर लिखा था। चिट्ठी में नाम था इकबाल सिंह। तब मैं इकबाल को नहीं जानता था। खत में लिखा था कि वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। हाँ हाँ, तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हें तो सभी जानते हैं। नहीं राखी, वो बात नहीं है। खत में लिखा था कि मैं उसका तकसीम में खोया भाई हूँ। क्या? ये बात तुमने बताई नहीं कभी। और क्या लिखा था खत में? लिखा था कि मेरा नाम संपूर्ण सिंह है और मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है। ये उसने मेरे एक इंटरव्यू में पढ़ा था। हाँ, ये तो मुझे पता है। तो तुमने उसे खत लिखकर ये नहीं बताया कि तुम्हारा कोई भाई या बहन गुम नहीं हुआ था? कहा था। उसके अगले ही खत में मैंने उसे लिखकर भेजा, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। उस खत में उसने आगे लिखा था कि वह 1947 में अपने परिवार के साथ पाकिस्तान में था, जब एक दिन खबर मिली कि हिंदुस्तान को 2 मुल्कों में बांट दिया गया है। उसके बाद हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए और उन फसादों में मैं और उसकी बहन सत्या उनसे बिछड़ गए। 1947 के वक्त तो तुम अपने परिवार के साथ दिल्ली में थे ना? और तुम्हारी कोई बहन भी नहीं है, बस एक भाई। हाँ, मैंने उसे यही कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। तो वो मान मुझे गया उसके बाद? क्या उसने खत लिखना बंद किया? नहीं, वो फिर भी नहीं माना। अगले खत में इकबाल ने लिखा कि पिताजी को तुम्हारी बहुत याद आती है। इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब जाकर तुम्हारा पता चला। मैं उम्मीद करता हूँ हम जल्द ही मिलेंगे। पर ये कैसे मुमकिन है? तुम तो तकसीम के पहले ही अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए थे। हाँ, मैंने कहा तो उसे, वो फिर भी नहीं माना। मैं क्या करता? तो पर ये कैसे मुमकिन है? तुम तो तकसीम के पहले ही अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए थे ना? हाँ, मैं आ गया था। अगले खत में इकबाल ने लिखकर भेजा कि मैं बहुत छोटा छोटा था जब एक काफिले के साथ सफर करते समय गुम हो गया था, इसलिए मुझे याद नहीं कि क्या हुआ था। या फिर हो सकता है जो मुझे बचाकर लाए थे उन्होंने कभी बताया ही नहीं मुझे। हाँ, शायद यही हुआ होगा। तो फिर तुमने खत में लिखकर उसे कुछ बताया? बताया। फिर कुछ सालों बाद मैंने उसे खत लिखना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कोई गलतफहमी हुई होगी, और फिर उसके भी खत आने बंद हो गए। अब ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी। अजीब तो है ही। मेरी बात मानो, तुम अमृतसर चले जाओ। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा है कि हरभजन सिंह जी अब नहीं रहे। तो तुम कब जा रहे हो अमृतसर? बस इन 2-4 दिनों में चला जाऊंगा। क्या इकबाल का तुम्हें उसके बाद कोई खत आया? नहीं, इकबाल का लगभग एक अरसे तक कोई खत नहीं आया। पर हाँ, एक दिन मुझे अमोल पालेकर का फोन आया। हेलो, कौन? हेलो, नमस्कार गुलजार साहब, मैं अमोल अमोल पालेकर। अरे अमोल, बोलो। अरे कैसे हो? ठीक हूँ गुलजार साहब, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? अरे और कैसे याद किया तुमने? आपकी लिखी गजल पढ़ रहा था, सो आपकी याद आई, सोचा आपसे बात कर लूं। अच्छा अच्छा, और कैसी लगी हमारी गजल? दिल को छू गई गुलजार साहब। अरे बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। वैसे गुलजार साहब, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोलो, क्या बात एक है? महिला है, मिसेस दंडवते, वो आपसे बात करना चाहती है। मिसेस दंडवते? लेकिन ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मिसेस दंडवते एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जनता गवर्नमेंट मिस्टर मधु दंडवते की पत्नी है। अच्छा अच्छा, लेकिन वो मुझसे क्यों मिलना चाहेंगी? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पूछ रही थी कि आपको किस वक्त फोन कर सकती है, और कह रही थी कि बात करना जरूरी है।
और मैंने ठीक है कहकर फोन रख दिया। अमोल और मेरी अच्छी पहचान है, हमने एक साथ काम भी किया था घरोंदा फिल्म में। वो एक अच्छा कलाकार और समझदार इंसान है, इसलिए मैंने भी उसकी बात मान ली और उसे फोन करने का वक्त बता दिया। मिसेस दंडवते, ये कौन है और इनका क्या काम था तुम्हारे पास? पता नहीं, बड़े ताज्जुब की बात है, मैं मिसेस दंडवते को कभी मिला नहीं था और मुझसे क्या बात करना चाहती थी मुझे नहीं पता। तो क्या उनका फोन आया उसके बाद? हाँ, उसके अगले दिन ही आया और मुझे याद है मैं एक गजल लिख रहा था और तभी मिसेस दंडवती का फोन आया। हेलो। मैं प्रमीला। जी नमस्ते। अमोल पालेकर जी ने आपका जिक्र किया था कि आप फोन करेंगे। जी बताइए। आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि दिल्ली से हरभजन सिंह जी नाम के कोई शख्स आपसे मुंबई आके मिलना चाहते हैं। हरभजन सिंह, ये जनाब कौन है? प्रमीला जी, क्या मैं मिलने की वजह जान सकता हूँ? जन सिंह जी जनता राज के दौरान पंजाब के सिविल मिनिस्टर थे। उनका मानना है कि अब तकसील में खोए हुए उनके बेटे हैं। बाप रे, ये तो चौंकाने वाली बात थी। पहले किसी इकबाल की चिट्ठी आई ये कहने के लिए कि तुम तकसीम में खोए उसके भाई हो, और अब कोई हरभजन सिंह जी थे जो कह रहे थे कि तुम उनके बेटे हो। हाँ, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन है हरभजन सिंह। पर चूंकि इतना कुछ हो गया था तो मुझे लगा मिलना जरूरी है, तो मैंने उनसे कहा। ठीक है, आप उनसे कह दीजिए कि उन्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। जनवरी में मैं दिल्ली जा रहा हूँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए। 10 जनवरी को दिल्ली जाऊंगा, तभी उनसे मिल लूंगा। जी, मैं उन्हें खबर पहुंचा देती हूँ। धन्यवाद। राखी, तुम्हें पता है जिंदगी कभी कभी चूहे की तरह छलांग लगाती दौड़ती है और अपने पंजों के निशान छोड़ती जाती है। इन निशानों को एक लकीर से जोड़ के देखो, कैसी अजीब तहरीर बनती है। इस पे आज मुझे यकीन हो गया। सिर्फ मेरा असली नाम संपूर्ण सिंह होने से इकबाल मुझे अपना भाई समझ बैठा और हरभजन सिंह जी मुझे अपना बेटा। ये कड़ी जुड़ना नहीं है तो और क्या है। हाँ, सही कहा। अब मुझे भी इस पे यकीन होने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था हमें ऐसी किसी घटना से गुजरना पड़ेगा। और मुझे यकीन है तुम दिल्ली जाकर उनसे जरूर मिले हो। हाँ बिल्कुल, मैं जनवरी में दिल्ली गया और मुझे याद है मैं अशोका होटल में ठहरा था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 14 जनवरी को था और दिल्ली पहुंचने के दूसरे ही दिन मुझे हरभजन जी का फोन आया। तो क्या बोला हरभजन सिंह जी ने? पर फोन पे हरभजन सिंह जी नहीं बात कर रहे थे, बात कर रहे थे उनके बड़े बेटे इकबाल। हेलो। हेलो गुलजार। जी मैं गुलजार। आप कौन? ओए गुलजार गुलजार, भाई बड़ा चंगा लगा तुम्हारी आवाज सुन के। और मैं इकबाल, और जो तुम्हें खत लिखा करता था। इकबाल, जो मुझे खत लिखता था और मुझे अपना तकसीम में खोया हुआ भाई मानता था, वही इकबाल ना? ओ हाँ जी भाई इकबाल। ओ मैं हरभजन सिंह जी दा वड्डा मुंडा। पर गुलजार, बात ये है कि पिताजी की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है। वो एक अरसे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और इतने दिनों बाद तुम उनसे मिलने आए हो, तो मैं कहता हूँ कि हम आ जाते तुम्हारे ऑफिस कल। अरे नहीं नहीं, आप उन्हें बिल्कुल कष्ट ना दे। कल दोपहर मैं खुद आपके दौलत खाने उनसे मिलने आऊंगा। और चलो ये भी चंगी रही, फिर कल दोपहर में आपको लेने पहुंच जाऊंगा ऑफिस। जी ठीक है अब मैं जानना चाहता था कि सच क्या है, तो उसके दूसरे दिन इकबाल मुझे होटल पर लेने आया
और कुछ ही वक्त में हम उनके दौलत खाने पहुंच गए। क्या वहां जाने के बाद तुम्हें हरभजन सिंह जी ने बताया कि सच क्या है और क्यों वो तुम्हें अपना बेटा मानते हैं? हाँ, बताया ना, उन्होंने सारी कहानी कही। वहां हरभजन सिंह जी, उनकी पत्नी, उनका दूसरा बड़ा बेटा रवजोत और बेटी सत्या थी। मैं वहां पहुंचा तो सब खुशी से झूम उठे। ऐसा लगा जैसे मैं अपने परिवार से काफी सालों बाद मिल रहा हूँ। वो देखो, वो जी गुलजार आ गया है जी। अरे हरभजन सिंह का मुंडा यही है। अरे हाँ, बड़ा बंदा हो गया ओए। क्या ओए गुलजार फिल्मों में काम करता है ओए। पीछे पीछे लस्सी ले आ। ये बोल रहे ऐसी तू। पुतारू आ गया, ओए मेरा पुतारू आ गया, ओए आजा आजा, ओए बैठ, आजा। पैरी पोना जी। ओए ये तुम्हारी माँ है बेटा। पैरी पोना माता जी। ओए मेरा पुत्र, जीता रहे जीता रहे। कैसा है तू मेरा पुत्र? हमने तुझे बहुत याद किया। आजा बैठ, अपनी माँ के पास बैठ। देख कितना पतला हो गया है। अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाया ना, इसलिए। रुक रुक, तेरे लिए मैं अभी लाई। ओए मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, और तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता। ओए तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? बेटा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। साल 1947, कालाबाग, पाकिस्तान। ओए वीरे, एक कप चाय लाना। हाँ जी, अभी लाई। अरे ये देश का हाल बेहाल है, सरकारी लोग फैसला नहीं ले पा रहे। अरे इस देश का क्या होगा भगवान ही जाने। अजी उसकी आप क्यों इतना चिंता करते हैं? इतना मत सोचिए जी, लीजिए चाय। अच्छा बाबा ठीक है। ओए वीरे, ओए तूने बच्चों को देखा? ओए मैनू की पता जी, अभी तो यहीं थे, देखती हूँ। जी कौन? अजी कौन है? मैं अफजल चाचा। ओए सत श्री अकाल पुतारी। ओए सत श्री अकाल चाचा जी, आइए आइए। ओए कैसे हुआ? यहीं से जा रहा था, सोचा तुमसे मिलकर चलूं। बच्चे कहाँ दिखाई नहीं देते? अफजल चचा, अफजल चचा, अफजल चचा, आ गए, चचा आ गए। देखो देखो। मैं खाऊंगा, मुझे तो, मैं खाऊंगा। अरे नहीं चाचा, इसको नहीं है, मेरे को दो। नहीं मुझे चाहिए, तुमने खाओगे। चाचा मुझे दो अफजल चचा, मुझे दो प्लीज। चाचा जी की कर रहे हो? चाचा जी मुझे। अच्छे से खाओ, अच्छे से। हरभजन, देश का माहौल बिगड़ चुका है। मुसलमान में तनाव बढ़ रहा है और सरकारी लोग कह रहे हैं कि बंटवारा हो सकता है। लेकिन बेटा तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओए जी चाचा, अरे आपके रहते हुए हमें डरने की क्या जरूरत है? गुरप्रीत बेटी कैसी हो, सब खैरियत? जी चाचा, सब ठीक है, वाहे गुरु की कृपा से। सुन के अच्छा लगा बेटी। अच्छा है, मैं चलता हूँ, देरी हो रही है, फिर आऊंगा। ओए चाचा कितने अच्छे है ना, उन्होंने हमें रहने के लिए घर दिया। ओए सबका ख्याल रखते हैं। सच है जी,
नहीं तो यहाँ कहाँ ऐसे लोग हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है। ओए बेबे, रेडियो ऑन करना। हाँ जी। आज के समाचार। हिंदुस्तान को 2 मुल्कों में बांट दिया गया है, भारत और पाकिस्तान। खींच ली कुछ गुरूर मंदों ने एक लकीर, खींच ली कुछ गुरूर मंदों ने एक लकीर, इंसानियत बिखर गई इधर भी उधर भी। उसे सरहद कहो या कहो लकीर, उसे सरहद कहो या कहो लकीर, खींचने वाले इधर भी उधर भी। ओए ओए, मैंने कहा था अगर बंटवारा हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। ओए, जिसका डर था वही हुआ, अब क्या होगा? अब हम क्या करें जी? बाहर खून खराबा हो रखा है, इस हालत में अब हम कहाँ जाएं? ओए बेबे, हम नहीं जा सकते। अगर हम बाहर गए तो मुसलमानों में मार डालेंगे। ओए, हमारे साथ बच्चे भी तो हैं। ओए, तुम समझती क्यों नहीं? मैं मानती हूँ जी, मैं मानती हूँ, पर हमारे यहाँ रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और ये पाकिस्तान बन चुका है। हमारे सारे सगे संबंधी अपना सामान समेटे हिंदुस्तान निकल चुके हैं। हम के साथ ही यहाँ से चले निकले। कौन है? इस वक्त कौन आया होगा? हाँ हाँ, कौन? मैं हूँ आपके चाचा। अरे बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। हाँ, अभी आता हूँ। हाय हाय चाचा जी, अब क्या होगा? अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकले? ओए, हम फंस चुके हैं जी, फंस चुके हैं। मेरी बात सुनो हरभजन, मेरी बात सुनो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाचा, मुझे बस बच्चों की फिक्र है। बाहर दंगा छिड़ चुका है, खून खराबा हो रियासी, सभी लोग अपना सामान समेट कर बाहर जा रहे हैं। अब हम क्या करें? हरभजन घबरा मत। ऐसा करते हैं, तुम सारा सामान समेटो और तुम मेरे घर चलो। तुम वहां महफूज रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और हाँ, इस घर को ताला मार दो। चलो। ओए शुक्रिया, लेकिन हम यही रहेंगे। ओए, हम कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे डरे हुए हैं। अगर बाहर बच्चों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है हरभजन, डरो मत। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ, बाहर बिल्कुल मत निकलना, और मेरे अलावा कोई और दरवाजा खटखटाए तो बिल्कुल मत खोलना। मैं चलता हूँ। सुनिए जी, चाचा सही कह रहे हैं। हम चलते हैं यहाँ से। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। अगर खून खराबे में हम पर ये लोग हमला करते तो नहीं। ओए ठीक है, पर हम चाचा जी के घर नहीं जाएंगे। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान जाएंगे, वही हमारे पहचान के लोग हैं। ओए चल निकलते हैं। सुनिए जी, बाहर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। ओए रुक, मैं पूछता हूँ। ओए खोता है, ओए ये काफिला किस तरफ जा रही है? आसी ओ जी, हम तो मियावली की ओर से जम्मू जा रहे हैं जी। ओए बेबे, ये लोग मियावली से होकर जम्मू जा रहे हैं। शायद हमें भी इनके साथ चले जाना चाहिए, और हो सकता है ये आखिरी काफिला हो जो हिंदुस्तान जा रहा हो। ओए बाद में हम चाकर भी यहाँ से नहीं निकल सकेंगे, और यहाँ के मुसलमानों को पता चल गया कि हम हिंदू हैं तो वो हमें मार डालेंगे। ओए, हमें चलना होगा। ओए चल निकल। हाँ जी, मैं अभी सारा सामान समेटती हूँ। हम चलते हैं यहाँ से तुरंत। और कितना वक्त लगेगा हिंदुस्तान पहुंचने में?
ओए बेबे, हिंदुस्तान तो काफी दूर है, अभी चलकर सिर्फ 2 दिन हुए हैं। हम अभी, रुको मैं पूछता। ओए सुनिए जी, ओए इस जगह का नाम क्या है? ओ जी ये तो मियावली है जी, मियावली। ओए ओए देखो, हम जैसे और लोग भी यहाँ हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। पता नहीं यहाँ कितने ऐसे जन के अपने इस दंगल में मारे गए। और देखो ये काफिला अब कितना बड़ा हो गया है। हम जैसे जब पहले जुड़े थे तो कितने कम थे, अब बहुत बढ़ गए हैं जी। हाँ, लेकिन हम जहाँ इतने साल साथ रहे, जहाँ हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे बड़े हुए, खेले कूदे, वो जगह हमें छोड़कर जानी पड़ी। मुझे लगता है हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। सुनिए जी, सुनिए, ये सब एक दिन थम जाएगा। सुनिए जी, थम जाएगा ये सब एक दिन। अरे ये तुम क्या कह रही हो वीरे? अरे ये नहीं थमेगा, ये बिल्कुल नहीं थमेगा। हमें वापस नहीं लौट सकते। वहां अगर हम लौट गए तो वो लोग हमें मार डालेंगे। हमें हिंदुस्तान ही जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं है वीरे। ओए चलो निकलते हैं। लेकिन सुनिए तो, अगर हम हिंदुस्तान भी गए तो वहां रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? ओए वो देख ही लेंगे, पर यहाँ रहना और खाना तो दूर, ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओए ओए वीरे, ओए गुरप्रीत, ओए ओए क्या हुआ? हमारा गांव कालाबाग की याद आ रही है। ओए ओए याद तो मुझे भी आ रही है, पर तुम डरो नहीं। हाँ तुम डरो नहीं, हम सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। ओए ओए मैं तुझसे बात करता हूँ, हम पहुंच जाएंगे। पापा जी भूख लगी है। हाँ बेटा, हाँ अभी लाता हूँ। भागो भागो भागो, मुसलमानों का एक जत्था मियावली से इधर आ रहा है। भागो 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 भागो। एक मुल्क था खुशनुमा और खुशहाल, एक मुल्क था खुशनुमा और खुशहाल। आज 2 है, एक दुखी इधर भी उधर भी। क्या मिला बंटवारा करके, अरे क्या मिला बंटवारा करके? लाशें गिरी, खून बहा, इधर भी उधर भी। ओए बेबे, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ और वक्त नहीं रुक सकते, मुसलमानों का जत्था आ रहा है। ओए चल, ओए निकल, ओए बच्चों निकलो, चलो जल्दी। और उसी रात उस कोच में दोनों बच्चे हमसे बिछड़ गए। ओए पता नहीं कैसे और कब, आपको पता हो तो। फिर क्या हुआ तार जी? क्या आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ओए बहुत बहुत कोशिश की, दर दर भटकता रहा, यहाँ वहां हर जगह ढूंढा, पर हमें निराशा छोड़कर और कुछ नहीं मिला। हमने मियावली में काफी देर तक ढूंढा, ज्यादा देर तक रुक नहीं सके। हम बाहर से काफिले के साथ जम्मू चले गए। हो सकता है मुठभेड़ में बिछड़ने के बाद वो दोनों जम्मू गए हों। बेटा हम वहां भी गए, आने वाले हर एक काफिले में उनको ढूंढा, बहुत अरसा इंतजार किया है बेटा। फिर
क्या आपने ढूंढना जारी रखा? कई बेसहारा लोग पंजाब गए अपने रिश्तेदारों के घर। जब उम्मीद ने साथ देना छोड़ दिया तो बेटा हम भी पंजाब चले गए। डार जी, आपको पाकिस्तान के घर की याद तो बहुत आती होगी ना? ओए बहुत आती है बेटा। घर देखने का ख्याल कई बार हुआ। फिर 22 साल बाद एक जत्था हिंदुस्तान से गुरुद्वारा पंजा साहब के दर्शन करने यात्रा में शामिल हो गया। ये तो आपके लिए वापस चल निकलने का एक सुनहरा मौका होता। हाँ बेटा, ये दोष था बड़ में कि कस्बे के जमींदार अफजल चाचा का एतबार नहीं किया। सोच के एक शर्मिंदगी का एहसास होता हर बार। इसलिए वहां गए और जाते समय अपने अफजल चाचा और अयाज के नाम एक खत लिखा, जिसमें हमारे हालात, परिवार के सभी लोग और दोनों गुमशुदा बच्चों का जिक्र भी था। सोचा अयाज नहीं पर अफजल चाचा तो पहचान ही लेंगे। मुझे विश्वास है उन्होंने आपको जरूर पहचाना होगा। ओए मैंने खत पोस्ट नहीं किया, सोचा वही जाके पोस्ट करूंगा। 20-25 दिन का दौरा है और अगर मिलना ही है तो अफजल चाचा जरूर जवाब देंगे। ये सोचकर मैंने खत जेब में रख दिया। पर जिस दिन लौट रहा था उसी दिन लगा कुछ गलत हो रहा सी और घर निकलने से पहले खत पोस्ट कर दिया। फिर कोई जवाब आया? काफी साल इंतजार किया, हमने उम्मीद छोड़ दी थी बेटा, पर 8 साल बाद जवाब मिला। हाँ, उसी खत का जवाब था और खत से पता चला कि मुठभेड़ के कुछ सालों बाद ही अफजल चाचा का इंतकाल हुआ। पत्र उनके बेटे अयाज ने लिखा था बेटा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और चंद रोज पहले ही अयाज का इंतकाल हुआ। उसके पत्थर देखे जा रहे थे तो किसी एक कमीज की जेब में वो खत निकला। मातमपुरी में आए लोगों में से किसी ने खत पढ़ के सुनाया तो एक शख्स ने इत्तला दी कि जिस गुमशुदा लड़की का जिक्र हुआ था, इस खत में वो अयाज के इंतकाल पर मातमपुरी से आई हुई है। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने बताया कि ओए उसका नाम सत्या है। हाँ सत्या, ओए मेरी सोनी कुड़ी सत्या, वो जो तकसीम में हमसे बिछड़ गई थी। ओए अब उसका नाम दिलशाद है, दिलशाद। ओए भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन सत्या तुम कैसे खो गई? ओए कहाँ चली गई थी? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। वो मेरे जिंदगी का सबसे डरावना दिन। वो दिन मुझे आज भी याद है। मैं चल चल कर थक गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं घर के आंगन के पीछे छिपी रही और थक कर वहीं सो गई। जब आंख खुली तब वहां कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई थी। फिर पूरा दिन आप लोगों को ढूंढना और वापस जाकर वहीं सो जाना। ये सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा लेकिन कोई पता नहीं मिला। फिर वही मियाँ बीवी ने मुझे रख लिया ताकि अगर कोई मुझे ढूंढते ढूंढते आए तो मैं अपने घर वापस जा सकूं। लेकिन कोई नहीं आया तो बस वही रह गई मैं। बहुत बहुत अच्छे लोग थे वो, खाने को देते थे और पहनने को कपड़े, और मैं उनके घर का कामकाज किया करती थी। जिनके बिछड़े थे अपने और टूटे थे कई सपने, जिनके बिछड़े थे अपने और टूटे थे कई सपने, वो अब तक थक के सोए नहीं, इधर भी उधर भी। हमने देखा है बिछड़ों को मिलते हुए, हमने देखा है बिछड़ों को मिलते हुए, आंसू की नदियों को बहते हुए।
इधर भी उधर भी। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर जगह तलाश किया, लेकिन हम नाकामयाब रहे। हमें माफ कर दो। इस तकसीम ने तो हमारे परिवार को भी तकसीम कर दिया। धीरे धीरे से आदत सी हो गई थी वहां। 8-9 साल बाद मेरा निकाह मालिक से हो गया और उन्होंने मुझे अपनी बेगम बना लिया। और अल्लाह के फजल से आज 2 बेटे हैं और दोनों बेहद खुश हैं। हो गया। आप क्यों नहीं क्यों छुपाता है हमसे? अपना नाम भी छुपा रखा है। जैसे आपका साथ हो गई वैसे तुझे किसी ने गुलजार बना दिया। तुझे किसने नाम दिया है? नाम तो तेरा पूरन सिंह है। आपको मेरी खबर कैसे मिली, या कैसे ख्याल आया कि मैं आपका बेटा हूँ? दरअसल हमने तुम्हारा एक इंटरव्यू देखा जिसमें तुमने बताया कि तुम्हारा नाम संपूर्ण सिंह है और तुम्हारी पैदाइश उस तरह पाकिस्तान की है। बस फिर हमने खोज शुरू कर दी और आज तुम हमारे साथ हो। बेटा मेरी बात सुन। जहाँ मर्जी तू रह, तू मुसलमान हो गया तो कोई गल नहीं, पर मान तो ले कि तू मेरा बेटा है, मेरा बेटा। राखी, उस बात को अब 7-8 साल हो चुके हैं। हरभजन सिंह साहब की सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। उनका दर्द महसूस कर चाहा कि उनको भी अपने वालिद साहब बना लूं। लेकिन उस दिन की दोपहरी में मैं अपने खानदान की सारी तफसील देकर एक बार फिर हरभजन सिंह जी को नाउम्मीद करके बंबई लौट आया और उन्हें तकसीम में खोया हुआ अपना संपूर्ण नहीं मिला। आज इकबाल की चिट्ठी मिली, वो भी इस हालत में। लिखा है कि हरभजन सिंह जी परलोक सिधार गए और साथ ही में भोग का कार्ड भी है। लिखा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है। इतने साल हो गए मैं उनसे एक बार भी नहीं मिला और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दारजी गुजर गए। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। जिसमें पला है मेरे बचपन का लम्हा लम्हा, जिसमें पला है मेरे बचपन का लम्हा लम्हा, उजड़ा हुआ सा वो घर चुपचाप देखता हूँ, उजड़ा हुआ सा वो घर चुपचाप देखता हूँ। हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता हूँ, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता हूँ। सुराज निकुम। रोहन नायर। अभिषेक कुमार राज।
सर बुलंद। श्रेष्ठ महाजन। निंबाड़कर। आर्यन सिंह राजपूत। याशिका कुशवाहा। विजय रत्न गुंगले। प्रवेश ठाकुरे। शुभंकर परांजपे। कल्पिता तवकर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आप तक पहुंची होगी और बहुत ही अलग अंदाज में आप तक पहुंची होगी। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। कल हम लोग एक और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। शब्बा खैर।